वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पार्ट नंबर 13 शौर्य का सम्मान, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये पार्ट एक नाटक के रूप में है। जो नाटक के कैरेक्टर थे उसके अंदर सिकंदर, आंभी, सेनापति और पुरु। आंभी और सिकंदर ने मिलके पुरु नाम के राजा को हरा दिया था और ये राजा को हराने में आंभी ने सिकंदर की बहुत मदद की थी। तो सिकंदर आंभी को ये जीत के लिए आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उसी समय सेनापति पुरु को राज दरबार में, यानी ये शिविर में, सेनापति का शिविर है, वहां पे लेके आता है। तब पुरु अपने आप को वीर पुरु का राजा को अभिवादन, वीर पुरु का यूनान राजा को अभिवादन, ऐसे उनका अभिवादन करते हैं। तब आंभी और पुरु के बीच थोड़ी चर्चा चलती है, जिसके अंदर आंभी उसको अपने आप को भारत का वीर कहने से मना करता है। तब पुरु आंभी को गुस्से से बताते हैं कि मैंने तो पराक्रम करके युद्ध किया है, परंतु तुमने तो आत्मसमर्पण कर दिया है और तुमने जो देशद्रोह किया है इसके लिए तुम्हें इतिहास कभी क्षमा करेगा नहीं। तो इसी बात से गुस्सा होकर आंभी सिकंदर को पुरु को फांसी की सजा यानी मृत्युदंड की सजा कर देनी चाहिए, ऐसा बताता है। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अब हम देखेंगे आगे। सिकंदर कहता है, आंभी की बात पर ध्यान दिए बिना, यानी आंभी की कौन सी बात, ये ऊपर लिखी है वो बात कि सेनापति को शीघ्र आदेश दीजिए इसके वध का। ओके, आंभी को मार देने का आदेश दीजिए, ये उसकी बात को ध्यान पर लेते नहीं है। कौन? सिकंदर। तो सिकंदर आंभी की बात को ध्यान पर लिए बिना ही कहते हैं, पुरुराज, यदि मैं तुम्हारे साथ मित्रता की इच्छा प्रकट करूं तो क्या तुम स्वीकार करोगे? यानी सिकंदर उसकी बातों से प्रसन्न होते हैं और वो उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहूं तो क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? पुरु कहता है, यूनान नरेश, भारत के अन्य राज्यों पर विजय पाने के लिए ही आप मुझसे मित्रता की बात कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आंधी के रूप में सामने है। आंधी की तरह मैं देशद्रोही नहीं, मुझे आपकी मित्रता स्वीकार नहीं है। देखिए यहाँ पे पुरु बंदी बना हुआ है, वो उसने लड़ाई हार चुका है और वो बंदी बनकर सिकंदर के सामने खड़ा हुआ है। तो सिकंदर उनसे मित्रता करना चाहते हैं, फिर भी पुरु उनसे मित्रता करने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अगर आप मुझसे मित्रता करके और राज्यों के ऊपर विजय पाने में मेरी मदद लेना चाहते हैं तो ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने। इसका प्रमाण मेरे सामने ही आंधी के रूप में है। तो मैं आंधी की तरह देशद्रोही बनना चाहता नहीं, तो मुझे आपकी मित्रता स्वीकार नहीं है, ऐसा पुरु बताते हैं। आंधी, पुरु तुम मेरा अपमान कर रहे हो। यानी सिकंदर से जब पुरु ऐसी बात बताते हैं कि मैं आंधी की तरह देशद्रोही मैं ही बनना चाहता, तो आंधी को ये बात अपनी अपमानजनक लगती है और वो पुरु को ऐसा बताते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। पुरु कहता है, क्या कहा? तुम्हारा अपमान? तो क्या दास का भी अपमान होता है? पुरु कौन से टोन में बात करते हैं कि तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ? तो तुम्हारा अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो दास बन चुके हो। किसके दास? सिकंदर के। ओके, तो दास का तो कोई अपमान होता ही नहीं है, ऐसा पुरु बताते हैं। सिकंदर कहता है, पुरुराज, आप भले ही भारत को एक राष्ट्र माने, किंतु मैं नहीं मानता। आपके राष्ट्र में तो राजा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सिकंदर क्या कहता है? अभी पुरु को समझाने की कोशिश करता है, उनसे हाथ मिलाने के लिए, कि आप भले पूरे राष्ट्र को एक मान ले, परंतु आपके राष्ट्र के अंदर तो सभी राजा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तब पुरु उत्तर देते हैं, यूनान नरेश, यह हमारा पारिवारिक और आंतरिक मामला है। देखिए पुरु क्या उत्तर देते हैं
ये हमारा पारिवारिक यानी पारिवारिक का अर्थ होता है परिवार का, और आंतरिक का होता है अर्थ अंदर का। यानी वो पुरु बताते हैं कि ये हमारे परिवार का अंदर का मामला है। परिवार में मतभेद होने पर भी परिवार के सभी सदस्य साथ ही रहते हैं। परिवार में मतभेद यानी विचारों का अलग होना, कि परिवार के अंदर सब लोग के विचार अलग अलग होते हैं, पर फिर भी सब लोग साथ में ही रहते हैं और जरूरत के समय एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। और सहयोग का अर्थ होता है एक दूसरे का काम करना। ओके, तो जब जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे का काम भी करते हैं। यानी पूरे राष्ट्र को एक परिवार के रूप में बताते हैं कि हमारा राष्ट्र एक पूरे परिवार जैसा है। जैसे परिवार में सब लोगों को एक दूसरे से मतभेद हो सकते हैं, विचारों में भेदभाव हो सकता है, पर फिर भी वो लोग साथ में रहते हैं। और जब भी परिवार में किसी को जरूरत पड़े एक दूसरे की, तो सब लोग एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारे राष्ट्र में विभिन्न धर्मों और विविध विचारों के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। आवश्यकता पड़ने पर आपसी मतभेद भुलाकर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यही हमारी शक्ति है। देखिए पुरु कितना अच्छा उत्तर बताते हैं कि हमारे राष्ट्र के अंदर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। ओके, हमारे पूरे राष्ट्र में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सभी के विचार एक साथ रहते हैं, पर फिर भी विविध विचारों के लोग एक साथ रहते हैं। विविध धर्मों के लोग रहते हैं और विविध विचारों के लोग रहते हैं, पर फिर भी वो लोग साथ में रहते हैं। इसके कारण वैचारिक मतभेद यानी विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, कुदरती है। अगर अलग धर्म के लोग हैं, अलग विचारों के लोग हैं, वो लोग अगर साथ रहेंगे तो उनके विचारों में मतभेद होना कुदरती है। परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो हम आपसी हमारे मतभेद भुला देते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति ताकत है, ऐसा गुरु बताते हैं। सिकंदर कहता है तब तो भारत को जीतना बहुत कठिन है। यानी उसकी बात सुनकर, पुरु की बात सुनकर सिकंदर को यकीन हो जाता है कि अब तो भारत को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में सब लोग जब जरूरत पड़ती है तो इकट्ठा हो जाते हैं और वही उनकी शक्ति है। पुरु बताते हैं कठिन नहीं युरान नरेश, असंभव कहिए। पुरु क्या बताते हैं कि आपको अगर वो कठिन लगता हो, पर वो कार्य कठिन ही नहीं, असंभव है। यानी वो जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, संभव हो ही नहीं सकता। सिकंदर कहता है क्या कह रहे हो पुरु, मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़े हो। यानी अभी सिकंदर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो पुरु को याद करवाते हैं कि तुम मेरी बात को मना कर रहे हो, असंभव कह रहे हो, जबकि तुम खुद ही मेरे सामने बंदी बनकर खड़े हुए हो। तब पुरु कहते हैं महाराज, आपको मेरी सच्ची बातें कड़वी लग रही है, इसीलिए आप क्रोधित हो रहे हैं। आपको प्रिय लगे इसलिए मैं झूठ बोलूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। यानी सिकंदर का गुस्सा देखकर भी पुरु अपनी बात पर डिगे रहते हैं और वो बताते हैं कि मेरी बात सच्ची है, इसीलिए आपको कड़वी लगती है, परंतु आपको अच्छा लगे इसीलिए मैं झूठ बोल सकता नहीं। ओके, आंधी पुरु की बात सुनकर कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है कि सिकंदर संकेत से आंधी को रोक देता है। यानी आंधी और महाराज की ऐसी क्रोधपूर्ण बातें सुनकर सिकंदर और पुरु की ऐसी क्रोधपूर्ण बातें सुनकर आंधी कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है, परंतु तभी सिकंदर उनको कुछ संकेत करके बैठने के लिए कहते हैं। सिकंदर कहते हैं पुरु, आपकी वीरता और सच्चाई से मैं प्रभावित हूँ। बताइए आप जैसे बंदी के साथ हम कैसा व्यवहार करें। यानी सिकंदर अब उनकी वीरता और सच्चाई के कायल हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं और वो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए वैसा पूछते हैं। पुरु कहते हैं जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यानी पुरु क्या बताते हैं कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा बर्ताव करता है, आप ऐसा मेरे साथ कीजिए। सिकंदर कहता है वाह पुरुराज, आप में शौर्य और पराक्रम है।
आप में शौर्य, शौर्य का अर्थ होता है बहादुरी, यानी आपके अंदर बहादुरी है, वीरता है और पराक्रम है। सिकंदर आपके पराक्रम का सम्मान करता है। सेनापति, पुरु को बंधन मुक्त कर दो। सेनापति पुरु के बंधन खोलता है, यानी राजा सिकंदर सेनापति को पुरु को बंधन मुक्त करने से यानी आजाद करने को कहता है और सेनापति उनको आजाद कर देता है। सिकंदर कहता है, पुरुराज आप आजाद हैं, पुरु को गले लगाते हुए। ओके, यानी राजा पुरु को गले लगाते हैं और उनको ऐसा कहते हैं कि अब आज से आप आजाद हैं, आज से हम मित्र हुए, और गले लगाते हुए बताते हैं कि आज से हम दोनों मित्र हो गए। पुरु कहता है, महाराज आपकी मित्रता से मैं धन्य हुआ। धन्य का अर्थ होता है आभार का भाव, यानी आपका मित्र, आपकी मित्रता से मैं खूब आभारी हो गया हूँ। आंधी दोनों को देखता रह जाता है, यानी यहाँ पे बैठा हुआ आंधी वे दोनों को इस तरह से गले मिलता देख उनको देखता ही रह जाता है और पर्दा गिरता है, यानी नाटक पूरा समाप्त होता है। ओके, तो यहाँ हमारे पूरे पाठ की समझौती खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पाठ की अभ्यास यानी उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।